हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखेंगे कि हम अपने ऐसे को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। हाउ टू अट्रैक्टिव योर ऐसे, यानी कि ये कोई भाई ऐसा कोई पुराना टॉपिक नहीं है जो कि आज तक नहीं उठा हो। देखो, चाहे आप एसओएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप क्लास 8 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर चाहे आप क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि क्लास 6 से लेकर कहाँ से क्लास 6 से लेकर 10th तक तो आपका जो ऐसे राइटिंग है वो लिखना आता ही है। जैसा कि आप सभी को पता है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, दोनों में ही आपका जो ऐसे राइटिंग है वो लिखना आता है। एंड मेनली वो आपको 5 से 10 नंबर दिलाकर जाता है। तो उसको अट्रैक्टिव तो बनाना पड़ेगा ताकि जो टीचर है वो पढ़ते ही हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है वो दे दें। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ऐसी कुछ 5 टिप्स जो थी वो फॉलो की थी, जिससे कि मेरा जो ऐसे था वो अट्रैक्टिव बना। एंड देन हमारा जो एग्ज़ाम होता था पहले के टाइम पे, उसमें ऐसे राइटिंग 10 मार्क्स का आता था। आप सभी को पता होगा, पहले ऐसे राइटिंग 10 मार्क्स का आता था। तो उसमें मेरे को मेरी टीचर ने 10 में से 9 मार्क्स जो थे वो पूरे के पूरे दिए थे। अब एक नंबर जो है हिंदी में कहीं ना कहीं कट हो जाता है, आप सभी को पता है, लैंग्वेज में तो हर कहीं एक नंबर जो है वो कट हो ही जाता है। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन एक नंबर कट होना कोई बात नहीं, लेकिन अगर 10 में से आपको 5 नंबर मिल रहे हैं जबकि आपने पूरा ऐसे लिखा है, तो क्या ये अच्छा होगा? नहीं, ये तो आपको आपके जो नंबर है वो कट कर कर मिलने वाले हैं, यानी कि आपकी जो परसेंटेज है वो लो हो जाएगी। ऐसे ही कुछ बात हो रही है एसओएससी में। अब एसओएससी में भी जो आपका लास्ट एग्ज़ाम होगा ह्यूमैनिटीज़ का, उसमें आपका जो 10 मार्क्स का एक ऐसे राइटिंग लिखने को आएगा इन इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। आपकी चॉइस होगी आप किस में लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आज मैं आपको 5 टिप्स जो है वो देने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने ऐसे को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, यानी कि कोई भी अगर उसे पढ़े तो वो अपने आप को रोक ना पाए आपको पूरे में से पूरे नंबर देने के लिए। तो सबसे पहली बात क्या है, आप अगर जब भी आप ऐसे की स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि अगर मैं आपको कहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जैसे कि अगर मैं आपको कोई साइंस का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फ्रेंड एंड फोए जो है वो वाला चैप्टर आपका क्लास 8 का है, अगर मैं वो पढ़ा रही हूँ, तो मुझे वो पढ़ाने से पहले आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि एक्चुअल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्ड आया कहाँ से है। हमें नहीं पता कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, या फिर हमें उसका पता ही नहीं है कि उससे क्या होता है, किस तरीके के दिखते हैं, एवरीथिंग। तो वो जो बात होती है वो हम इंट्रोडक्शन में देते हैं, यानी कि अगर आपको आपकी टीचर जो है, जब वो टीच कर रही है, क्लास में पढ़ा रही है, तो वो आपको पढ़ाने से पहले आपको जो टॉपिक वो पढ़ाने वाली है उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको वो देती है, ताकि आप सभी को क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में जो हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं उससे पहला हमारा जो बेस है ना वो क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही अब आपको सोचना है कि जब आप ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, आपको ये सोचना है कि जब आप ऐसे लिख रहे हैं उस टाइम पे आप टीचर हैं, और जो आपके एग्ज़ाम को चेक करने वाला है उस टाइम पे वो क्या होगा, वो स्टूडेंट होगा। आपको हमेशा ये सोचते हुए लिखना है, ये नहीं सोचना कि टीचर को तो ये चीज़ पता होगी। नहीं, उस टाइम पे जब वो एग्ज़ाम को चेक कर रही है उस टाइम पे वो एक स्टूडेंट है, ना कि एक टीचर। यानी कि टीचर तो है वो, लेकिन वो इस नज़रिए से देखेगी उस एग्ज़ाम को कि जैसे कि उसको कुछ नहीं आता। और जब वो इस पूरे एग्ज़ाम को पढ़ेगी, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ेगी ऐसे वाले को, एंड अगर उसको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्या आप उस टीचर से पढ़ना पसंद करेंगे जिससे आपको कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि आपको वो टीचर पसंद होगा जो आपको इंट्रोडक्शन दे, फिर उसके बारे में अच्छे से बताए, एंड देन पूरी जो आपका जो टॉपिक है बेसिकली ऐसे का जो भी आपको दिया हुआ है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग पे हो, चाहे वो आपका पॉपुलेशन पे हो, चाहे वो आपका चाइल्ड लेबर पे हो, किसी भी चीज़ पे हो, उसमें सबसे पहले आपका एक चीज़ ये होती है कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उससे टीचर का जो बेस है ना वो क्लियर हो जाएगा। मैं मानती हूँ टीचर आपसे बहुत पढ़ी लिखी है, उसको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम जो है वो उस बेसिस पर चेक करेगी जैसे कि उसको कुछ भी नहीं आता है, यानी कि वो एक स्टूडेंट बन के चेक करेगी। तो इसीलिए आपको अपना ऐसे की शुरुआत में, स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, और इंट्रोडक्शन को हम हिंदी में भूमिका बोलते हैं। आप भूमिका लिख सकते हैं।
जैसे कि अगर कोई भी आपका चाइल्ड लेबर पर है तो आप भूमिका डालकर और फिर उसे पूरा डिफाइन कर सकते हैं कि चाइल्ड लेबर आखिरकार होता क्या है। लेकिन इतना नहीं कि उसको बहुत ही ज़्यादा कर दिया, यानी कि 2-3 पेज का बना दिया एक इंट्रोडक्शन को, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखा एंड उसके बाद 5 लाइन लिख दी आपने उसके बारे में, एंड आप अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, जब आपने अपना इंट्रोडक्शन लिख दिया उसके बाद बात आती है आपकी, 1 सेकेंड, उसके बाद आपकी बात आती है कि आपको जो ऐसे है, आप अभी तक ऐसे को किस तरीके से लिखते हुए आ रहे हैं। मैंने काफ़ी बच्चों को ऐसा नोटिस किया है कि जो ऐसे हैं वो किस तरीके से लिखते हैं, वो लिखते हैं पैराग्राफ की फॉर्म में। यानी कि आपको दे दिया ऐसे, भाई लिखो, फेस्टिवल दे दिया, कोई दिवाली का फेस्टिवल है और उस पर लिख दो एक ऐसे बड़ा प्यारा सा, ऐसे करके दे दिया आपको कि ऐसे लिखना है दिवाली पे। तो क्या करते हैं बच्चे उसको पैराग्राफ में लिख देते हैं, यानी कि वो लिखते तो 1-1.5 पेज का है पूरा का पूरा, 1.5 पेज का वो जो ऐसे है उसको लिखे तो पूरा, लेकिन वो उसको लिख देंगे पैराग्राफ में। यानी कि उसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर क्या चीज़ है, इंट्रोडक्शन क्या है, या फिर आपके पॉइंट्स क्या हैं, हमें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है कि दिवाली किस तरीके से सेलिब्रेट की जाती है और किस तरीके से सजावट होती है, डेकोरेशन होती है, हमें कुछ भी क्लियर नहीं होगा अगर हम उस पैराग्राफ को देखेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे लिख कर आ रहे हैं, इस तरीके से लिखना बहुत गलत है। इस तरीके से देखते ही टीचर आपके 2 नंबर तो वहीं पे माइनस कर देंगी। और अगर सच बताऊं, मैं अगर टीचर हूं उस टाइम पर तो मैं आराम से उस बच्चे के 2 जो मार्क्स है उसको माइनस कर दूंगी, बिकॉज पैराग्राफ में ऐसे राइटिंग लिखना बहुत ख़राब लगता है, अट्रैक्टिव होता ही नहीं है, हमें क्लियर ही नहीं होता कि बच्चे ने आखिरकार लिखा क्या है। यानी कि देखो, जब आप ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे पूरा लिख दिया, उसके बाद जब टीचर चेक करेगा तो टीचर के पास आपका एग्ज़ाम चेक करने का टाइम नहीं है, उसको आपके साथ साथ 50 एग्ज़ाम्स और चेक करने होते हैं एक ही दिन में। तो अब वो 50 एग्ज़ाम्स को और चेक करेगा तो क्या वो उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेगा, क्या उसके अंदर इतनी एनर्जी होगी? आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप टीचर होंगे और आपको 50 एग्ज़ाम्स एक दिन में चेक करने हैं तो क्या आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ना पसंद करेंगे? नहीं ना। आप देखेंगे नहीं ये तो पैराग्राफ लिखा हुआ है, क्या होगा इसके अंदर, थोड़ा बहुत होगा, चलो दे देती हूँ 2-3 नंबर, और ऐसे ही करके छोड़ देते हैं, है ना। ऐसा कोई नहीं पढ़ता है, एक आध मुश्किल से होगा, किसी को भी इतना टाइम नहीं होता। इसीलिए अपने पैराग्राफ में ना लिखना, बल्कि आपको अपने पॉइंट्स में लिखना है। पॉइंट्स में आपको लिखना है, जैसे कि अगर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट डालकर आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना है, पूरी स्पेलिंग में यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगी, स्पेस कम है, ठीक है, या फिर भूमिका लिखना है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट डालकर आपको फिर ये बताना है कि दिवाली किस तरीके से सेलिब्रेट की जाती है, यानी कि डेकोरेशन होती है अपने आसपास, तो जो शॉप्स हैं वो सजती हैं, सजावट होती है, इस तरीके से एक शॉर्ट पॉइंट बनाकर वो सेकंड पॉइंट लिखना है, फिर थर्ड पॉइंट लिखना है, इस तरीके से। तो वो भी एग्जांपल के साथ आपको बताने वाली हूँ, तो ये तो गलती मत करना क्या पैराग्राफ में लिख के आ जाए अभी बताने के बाद भी। नेक्स्ट फिर आपका क्या आता है, ऐसे जो है उसमें आपको जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको क्या करना है, उनको हाईलाइट करना है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने ये दिखा, ऐसे में मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, तो आपको इससे थोड़ा मतलब पढ़ने में अजीब सा नहीं लग रहा है? दिख दूर से दिखे तो गाय नहीं हमें, पहली बात तो। अगर पूरा आप मान लीजिए आपने लिख दिया फर्स्ट, फिर सेकंड पॉइंट एंड उसके बाद ही थर्ड पॉइंट लिख दिया, ठीक है, 4-5 लाइन इसको एक्सप्लेन किया एंड देन थर्ड पॉइंट लिख दिया और हाईलाइट नहीं किया, तो क्या मुझे वो दूर से दिख जाएगा? मुझे तो वो पैराग्राफ टाइप ही दिखेगा ना। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको जो मेन पॉइंट्स है उसे हाईलाइट करना है। फॉर एग्जांपल अभी ये ब्लैक था पूरा का पूरा, अभी अगर मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, जिसकी मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, अभी मैंने इनको हाईलाइट कर दिया तो आपको दूर से दिख रहा है कि ऐसे में मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। समझ में आ गई बात? यानी कि आप जो पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, भूमिका अपनी जो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भूमिका जब आप अपनी लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो उसको ब्लैक पेन से क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। मैंने भी यहाँ पे रेड से कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको हाईलाइट करना है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट को हाईलाइट करना है, थर्ड पॉइंट को भी हाईलाइट करना है, और जो भी आपका जो बीच में जो पॉइंट आपने लिखा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा, फिर उसको इस तरीके से ऐसे डालकर और फिर आगे 4-5 लाइन आपको डिफाइन करना है, ठीक है। क्लियर है कि एक पॉइंट लिखा और उसके बाद उसको डिफाइन भी करना है। अगर आप उसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो फिर तो टीचर आपको ना 2 नंबर भी नहीं देगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की, वो क्या है, ऐसे की एंडिंग में आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन लिखने का मतलब है निष्कर्ष लिखना है हिंदी में।
अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो उसको आप निष्कर्ष करेंगे, एंड इंग्लिश में आप कंक्लूजन लिखेंगे। अब निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, यानी कि कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर चाइल्ड लेबर पर है कोई भी आपका ऐसे, कि चाइल्ड लेबर पर आपको ऐसे लिखना है, तो कैसे करेंगे, पूरे आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके पॉइंट्स दे दिए 2-3, और उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे अपना जो 5th पॉइंट होगा उसमें अपना कंक्लूजन लिखेंगे। अब कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि जो भी हमने अभी तक लिखा है या फिर जो भी हमने अभी तक अपने तर्क दिए हैं उस ऐसे में, उसके बाद जो निष्कर्ष निकल कर आया है, यानी कि जो सॉल्यूशन निकल कर आया है वो क्या है। यानी कि अगर चाइल्ड लेबर है तो उसके लिए क्या निकल कर आएगा भाई, निष्कर्ष में आपको बताना है कि ये करवाना बहुत ही ख़राब है, इससे बच्चों का जो पूरा का पूरा बचपन है वो छिन जाता है एक तरीके से, बचपन में उनको इतना भारी भारी काम दे देते हैं, पकड़ा देते हैं, उसके बदले पैसा इतना कम देते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो कंक्लूज़न है, निष्कर्ष है, वो आपको अपने कंक्लूज़न वाले पॉइंट में लिखना है। ठीक है, ये लिखेंगे। देखो आप स्टार्टिंग में लिखते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है, एंड आप लास्ट में लिखते हैं कंक्लूजन। तो क्या होने वाला है, आपका जो ऐसे है ना वो बहुत 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 बेस्ट हो जाएगा, कहूँ तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। एंड बीच में अगर आप लिख देते हैं अपने कुछ पॉइंट्स और एक 4th, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे तो टीचर अपने आप को रोक ही नहीं सकता आपको 10 में से 10 मार्क्स देने के लिए। उसके बाद बात करें लास्ट, आपका जो 5th टिप है मेरी तरफ से वो क्या है, ऐसे को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप उसके बीच में क्या कर सकते हैं, मुहावरा यानी कि क्योट्स जो हैं उनका प्रयोग जो है वो कर सकते हैं, यानी कि उनका आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक क्योट जो है वो लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो स्त्रियों का शोषण होता है हमारे भारत समाज में, तो उसके ऊपर आपको एक ऐसे लिखना है। तो उसमें आप जब ऐसे लिख रहे हैं तो किसी भी आप अपने पॉइंट में, मान लीजिए 2nd पॉइंट में आप ये क्योट डाल सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इससे आपका जो ऐसे होगा वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। और वो जब आप क्योट लिखेंगे, यानी कि जब आप उस मुहावरे को लिखेंगे तो क्या करना है आपको, उस मुहावरे को ना आपको हाईलाइट करना है। यानी कि अगर मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखा है तो उसको हाईलाइट करना बिल्कुल मत भूलना, चाहे तो एक बॉक्स बना दो, चाहे ऐसे बादल बादल करके उसको ड्रॉ कर दो। ऐसा करोगे ना तो टीचर को दूर से दिखेगा एंड वो समझ जाएगी कि हाँ आपने यहाँ पे क्योट लिखा है, और वो दिखने में बड़ा प्यारा लगता है और पूरा अच्छे से आपको, मतलब टीचर को ऐसा लगेगा कि हाँ जिस बच्चे ने इस ऐसे को लिखा है उसको बहुत अच्छी नॉलेज है। ठीक है, तो ये चीज़ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप स्किप भी कर सकती हैं अगर आपको याद नहीं आता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लिखना ही है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले इंग्लिश मीडियम में लूँगी फिर हिंदी मीडियम में लूँगी, दोनों में ही लूँगी। फर्स्ट है आपका इंडिया के पॉपुलेशन पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यानी कि जो हमारे भारत की जनसंख्या है बेसिकली उस पर। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसका इंट्रोडक्शन कराएंगे, किस तरीके से हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है और यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, वहाँ पे अलग अलग लोग हैं, है ना। फिर इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि क्या खराब दुष्प्रभाव क्या पड़ रहे हैं पॉपुलेशन के, जनसंख्या के, वो हमें बताना है। एंड देन उसके बाद आपका जो लास्ट होगा वो होगा रीज़न बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये होगा रीज़न बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो भी आपका कारण है कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है इतनी ज़्यादा, वो बताना है। पहले तो आपने बता दिया कि दुष्प्रभाव, उससे पहले आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद फिर 3rd पॉइंट पर आपको बताना है कि जो पॉपुलेशन है उसका रीज़न क्या है। एंड देन फिर आप बता सकते हैं हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन, यानी कि किस तरीके से आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आपको जो 4th पॉइंट होगा ना, वो यहाँ पे जगह नहीं थी उसमें, सॉरी 5th पॉइंट जो होगा ना आपका, 1 सेकेंड, जो आपका क्या होगा, जो आपका 5th पॉइंट होगा ना, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको अपना कंक्लूजन लिखना है। लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखना है, तभी आपका जो एस्से है वो बिल्कुल मस्त बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद एक हिंदी में देख लेते हैं भाई। हिंदी में क्या है, भारत की जनसंख्या के ऊपर मैंने लिया है सेम वही। उसके बाद आपको लिखना है भूमिका इसकी कि क्या इंट्रोडक्शन है। एंड देन आपको लिखना है जनसंख्या का प्रभाव, किस तरीके से जनसंख्या का प्रभाव पड़ रहा है हमारे पूरी कंट्री पे, हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन पर भी पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है, रीज़न, एंड जनसंख्या बढ़ने से कैसे रोके,
जनसंख्या जो बढ़ रही है उसको कैसे रोकें। अब इसको किस तरीके से डिफाइन करोगे, ऐसे डॉट डॉट डाल के 3-3 लाइन या 4-4 लाइन लिख दो, ऐसे ही सेकंड में, ऐसे ही थर्ड में, फोर्थ में भी ऐसे ही, एंड निष्कर्ष में भी ऐसे ही। ठीक है, अगर इस तरीके से लिख के आते हो ना तो मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि टीचर जो है ना वो आपको 10 में से कम 9 नंबर तो पक्के समझो अपने हाथ में है, 9 नंबर तो पक्के। हो सकता है कि टीचर इतना इम्प्रेस हो जाए आपसे कि वो 10 में से 10 भी दे दे। ठीक है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा ऐसा होता है कि टीचर एक आध नंबर काट लेता है ऐसे में। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड जितनी भी मेरी टिप्स थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी अच्छे से, और किस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, एंड अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। एंड आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, वो है यूनिक क्लासेस के नाम से। कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ पे जाके डीएम कीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपनी क्वेरी बता दीजिए। आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देना हमारी ड्यूटी है। ठीक है, तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।